हेलो फोक्स। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिस केस में प्रियम्बल का नाम जहां जहां मेंशन होता है वहां इस केस को हमेशा याद करा जाता है और इस केस को मेंशन किया जाता है। इसी केस से हमें पता चलता है क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इस केस को अ केस ऑफ लैंड एंड सॉवरेनिटी के नाम से भी जाना जाता है। जितने लॉ स्टूडेंट होंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे, उन्हें पता चल गया होगा मैं कौन से केस के बारे में बात कर रहा हूं। इस केस का नाम है द बेरूबारी यूनियन एंड वर्सेस अननोन। ईयर है 1960। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पता है हमें 1947 में, बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, हमारे को पता चला कि हमारी कंट्री जो है वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगी। हमारी एक सिंगल एंटिटी, जो हमारी सिंगल एंटिटी थी, जो हम एक स्टेट थे, अब वो एक स्टेट से निकलकर दो स्टेट बनेंगी, जो कि एक इंडिया होगी, दूसरी पाकिस्तान होगी। तो सबसे पहले जब भी किसी एक स्टेट से दो स्टेट्स निकलती हैं तो सबसे पहले लड़ाई होती है कि कौन सा रीजन, कौन सा पार्ट किसके पास जाएगा और किसके पास नहीं, और अगर जाएगा तो कहां से डिवाइड होता हुआ जाएगा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। इसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअली सर साइरिल रेडक्लिफ को लाए। म्यूचुअली दोनों कंट्रीज ने डिसाइड करा सर साइरिल रेडक्लिफ के लिए। इन्होंने इनको इन्हें एक बाउंडेशन दी गई। इन्हें बोला गया कि आपको 5 हफ्तों के अंदर इंडिया पाकिस्तान के, स्पेशली ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को आपको डिवाइड करना है। दोनों कंट्रीज को आपको बाइफरकेट करना है। आपको इन दोनों के बीच से बॉर्डर निकालना है। आपको एक पार्ट इंडिया को देना है और एक पार्ट पाकिस्तान को देना है, और आपको ये सब काम विद इन 5 वीक्स में करना है। तो सर साइरिल रेडक्लिफ ने एक बहुत इजी मेथड निकाला। उन्होंने कहा कि जो हिंदू मेजॉरिटी रीजन होगा उसको हम इंडिया में दे देंगे, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन होगा उसको हम पाकिस्तान में दे देंगे। इसी फिलॉसफी को उन्होंने करते हुए इंडिया और पाकिस्तान का, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड करा। तो ऐसे में ही एक बेरूबारी रीजन था जो जलपाईगुड़ी में आता था, और एक्चुअली वो जलपाईगुड़ी और बोडा के बीच में आता था। वो स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस थी जिसको मिला के बेरूबारी बनता था। तो इस बेरूबारी, जो कि आपने केस का नाम सुन लिया होगा, बेरूबारी का ही नाम, बेरूबारी यूनियन एंड अननोन वर्सेस अननोन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेरूबारी रीजन था ये हिंदू मेजॉरिटी रीजन था, तो इसको रेडक्लिफ ने इंडिया में दिया। लेकिन उन्होंने एक गलती करी। जब वो अवार्ड कर रहे थे, जब वो राइटिंग में उसे लिखवा रहे थे, तो वो गलती से उसे ओमिट कर गए थाना बोडा एरिया को। जो बेरूबारी, जो मैं आपको बताया, बेरूबारी रीजन जलपाईगुड़ी और बोडा के बीच में आता है। उस टाइम पे उसे थाना बोडा कहा जाता था। तो वो अवार्ड करते समय उन्होंने गलती से वो ओमिट कर दिया, वो उसको लिखवाना रह गया उनसे। उन्होंने थाना बोडा रीजन नहीं लिखवाया उसमें। पाकिस्तान को इसको बाद में 1948 में पाकिस्तान गेट टू नो कि जो थाना बोडा रीजन है उसका कहीं मेंशन ही नहीं है अवार्ड में। तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने डिमांड करा और इंडियन स्टेट को कहा कि ये हमारा रीजन है और ये हमें मिलना चाहिए। तो जब इसके बारे में उनको पता, जब ये हमारे को, पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा रीजन है और उन्होंने उसको क्लेम करना स्टार्ट करा, तो इंडिया और पाकिस्तान में इस रीजन के लिए डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब जो दोनों कंट्रीज के बीच में जब ये डिस्प्यूट अराइज हुआ कि ये बेरूबारी रीजन या उनका है या इंडिया का है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे इजी था कि बाइफर्फिकेशन जो कंट्रीज के बीच में हुआ है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो इसके लिए वापस दोनों कंट्रीज ने एक बॉडी, डिस्प्यूट बॉडी बनाया जिसका हेड कर रहे थे लॉर्ड बैगेट ट्रिब्यूनल। उन्होंने वापस उस बॉडी को हेड करा और उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करी आफ्टर 2 इयर्स। 1950 को उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उन्होंने बोला कि ये जो रीजन है वो इंडिया को बिलोंग करता है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके 2 साल तक कोई इशू नहीं क्रिएट करा। लेकिन इनफैक्ट उन्होंने 1952 में वो वापस उन्होंने कहा कि ये जो बेरूबारी रीजन है वो हमारे को बिलोंग करता है और हमें ही बिलोंग करता है। तो इसके बीच में वापस से डिस्प्यूट राइज होने लगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया के पीएम जो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के पीएम जो नून थे, इन दोनों ने मिलके एक एक एग्रीमेंट करा 1958 में, जिसे नेहरू नून एग्रीमेंट कहा जाता है। इन दोनों के बीच में इन्होंने एक एग्रीमेंट करा जिसमें इन्होंने कहा कि कुछ पार्ट जो होगा वो आप हमें दे दीजिए। पाकिस्तान को कहा कुछ पार्ट आप हमें दे दीजिए और कुछ बेरूबेरी का रीजन हम आपको दे देंगे। अब ये जब बेरूबारी के लोगों को पता चला, उन्होंने इस बात का अपोज करा। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को
एक लेटर लिखा उन्होंने, उसमें बताया उन्होंने, और उस लेटर में जो उस टाइम के जो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे बिधन चंद्रा रॉय, उन्होंने भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन करा और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये जो रीजन है वो इंडिया का बिलोंग करता है और इंडिया ऐसे किसी को अपना रीजन नहीं दे सकता। और उन्होंने मोर देन 12,000 विलेजर्स ने अपनी उंगली, जो अपनी फिंगर थी, वो कट कर ली और प्रेसिडेंट को, जो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद थे, उनको उस लेटर में बोला कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। और उन्होंने एक बहुत उस टाइम का नारा बोला था उन्होंने, आम्रा राक्तो देबो प्राम प्राम देबो। इसका मतलब है वी विल रेदर गिव ब्लड देन बेरूबारी, हम अपनी जान दे देंगे, अपना खून दे देंगे, बट हम बेरूबारी नहीं देंगे। तो जब ये नेहरू और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वहां पर ये सब होने लगा। तो अब प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद के पास जब ये लेटर आया, 12,000 प्लस सीएम का उसमें सबका सब ने उसने अपने अपने एफिलिएट करा उसके साथ। तो जब ये प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के पास आया तो उन्होंने आर्टिकल 143 ए के अकॉर्डिंग, उन्होंने, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कोई अगर उनके पास कुछ आए तो वो सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं और भेज सकते हैं किसी को कि आप इसके बारे में सोचिए और आप इसके बारे में पूरे प्रोज एंड कॉन्स लाके और मुझे सब कुछ इस बारे में बताइए कि ये लीगली कितना सही है और कितना गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 143(1) ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी बिल भेज सकती है कि आप इसे चेक करिए, इसे बताइए कि इसमें लीगली क्या गलत है और क्या सही है और क्या। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको प्रेसिडेंट को बता सकती है और चाहे तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये प्रेसिडेंट के पास से उनके पास ये आया कि आपको इसके बारे में, बिल के बारे में आप मुझे बताइए, और कुछ उन्होंने स्पेसिफिक इश्यूज मेंशन करे सुप्रीम कोर्ट की, आप मुझे इन चीज़ों को, इन स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी। जब उन्होंने 5 जजों की बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करी, उसमें उन्होंने इश्यूज जो उनको प्रेसिडेंट ने भेजे थे, वो इश्यूज जो थे, वो इश्यूज ये अराइज हुए थे कि क्या जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, वो बिना पार्लियामेंट के कंसर्न और बिना पार्लियामेंट में कुछ पास कराए, क्या वो एक एग्रीमेंट बना सकती है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी कंट्री की जो टेरिटरी है, जो जिस टेरिटरी पे वो कंट्री रूल कर रही है, उस टेरिटरी को क्या वो बिना पार्लियामेंट के पूछे वो किसी को दे सकती है करंट गवर्नमेंट। पहली चीज ये पूछा उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, जो आर्टिकल 3 हमारा, वो मैं आपको आर्टिकल 3 बाद में समझाऊंगा, जो हमारा आर्टिकल 3 है वो क्या सफिशिएंट है या नहीं है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को उसे पहले उसे अमेंड नहीं करना चाहिए बिफोर ये सब करने से पहले। तो ये सब इश्यूज जो अराइज हुए नेहरू न्यू एग्रीमेंट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पे अपना टेक लिया और जो उस पे उन्होंने दोनों पार्टीज को बुलाया। जो बहुत सारी पेटिशंस इस बारे में आई थी नेहरू न्यू एग्रीमेंट के खिलाफ कि आप अपना पार्ट किसी और को दे रहे हैं, तो उन पेटिशंस में जो आर्ग्यूमेंट दिए गए और जो सरकार ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले ये बोला कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3, हमारे आर्टिकल 3 हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट। उनके पास पावर है, आर्टिकल के पास, हमारे पास पावर है कि हम नई स्टेट इन्फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम किसी भी स्टेट के को पार्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बंगाल के पार्ट को हम बढ़ा सकते हैं या हरियाणा के पार्ट को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, और हम किसी भी स्टेट के पार्ट को घटा भी सकते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, आर्टिकल 3 हमें पावर देता है। हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम कोई एक नई स्टेट फॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 हमें सब ये सब पावर प्रोवाइड करता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा कि आपको, बट इसमें आर्टिकल में आपको कहीं यही मेंशन नहीं कर रखा है कि आप अपनी टेरिटरी किसी को दे सकते हैं। आप टेरिटरी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप कंट्री की, किसी कंट्री की टेरिटरी, अगर आप पाकिस्तान से कोई टेरिटरी ले सकते हैं, बट आर्टिकल 3 आपको कहीं ये नहीं बोलता कि आप अपनी टेरिटरी किसी को दे सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये बोला, जो आर्टिकल 13C कहता था, वो ये कहता था इंडिया कैन एड अप, जो कि 13C स्पेशली यही बोलता है कि इंडिया कैन एड अप द लैंड बट कैन नॉट गिव इट अवे। अपना लैंड दे नहीं सकता, वो एक्वायर कर सकता है बट किसी को दे नहीं सकता। तो स्पेशली आर्टिकल 13C में ये लिखा हुआ है, द नो सेशन ऑफ लैंड, नो सक्सेशन ऑफ लैंड, मर्ज, मेयर सेटिंग ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बाय एक्सीडिंग द लैंड।
तो इसमें उन्होंने ये बोला, अब गवर्नमेंट का ये टेक हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम अपना लैंड दे नहीं रहे। जो आर्टिकल आपका 13C कहता है कि आप अपना लैंड एक्वायर कर सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं, उन्होंने बोला हम आर्टिकल 13C और आर्टिकल 3 को वायलेट कर नहीं रहे हैं, हम अपना एक लैंड दे रहे हैं और उसके बदले में दूसरा लैंड ले रहे हैं। बेसिकली नेहरू नून एग्रीमेंट में वो 1000 जो नेहरू जी थे वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर अपना दे रहे थे, बदले में उनसे कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले रहे थे किसी और एरिया का। बट जो बेरूबारी के लोग थे उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था, पसंद नहीं था। उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ बिलोंग करते हैं, हम इंडिया के ही हैं। तो उन्होंने उसके लिए लड़े, जो कि उन्होंने लेटर और अपना प्रेसिडेंट को दिया और प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं वो बताइए। और उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जब पिटीशन हेयर करी और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हेयर करा, तो गवर्नमेंट ने ये अपनी तरफ से कहा कि हम किसी अपना लैंड दे नहीं रहे हैं, हम बल्कि बदले में अगर दे रहे हैं तो बदले में ही ले रहे हैं, तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। बट इसमें अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, अब इसमें आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट में, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दी गई, वो ये दी गई कि अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल पार्लियामेंट हैज नो पावर टू ऑल्टर द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। ये जो पिटीशन जिन लोगों ने डाली थी नेहरू नून के एग्रीमेंट के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ जो अपनी पिटीशन में फाइल करा, उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रियम्बल, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल पार्लियामेंट हैज नो पावर, पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो एक ऑल्टर कर पाए टेरिटरी को, कंट्री की, कि वो अपनी कंट्री की टेरिटरी को ऑल्टर नहीं कर सकती। और ये हमें कौन बताता है? ये हमें प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल क्या कहता है? सॉवरेनिटी और यूनिटी का। और आप सॉवरेन, जो कि हमारे इंडिया सॉवरन प्लस यूनाइट है, तो वो ये कहता है कि सॉवरेनिटी और यूनिटी का ब्रीच पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, जो कि हमें प्रियम्बल देता है ये चीज। तो इसमें सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट को ये डिस्प्यूट राइज हुआ कि क्या प्रियम्बल पार्ट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकता है चीजें। और दूसरा ये आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने कि आर्टिकल 13C, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 13C सिर्फ हमें ये कहता है कि हम टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, आप अपनी टेरिटरी सीड नहीं कर सकते। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सबसे पहली एक बेसिक चीज ये बताई। दूसरा उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 13C जो है वो सिर्फ बात करता है कि हम एक्वायर कर सकते हैं टेरिटरी, हम सीड नहीं कर सकते, अपनी टेरिटरी दे नहीं सकते। हम एक्वायर चाहे कितनी भी कर लें, चाहे एक्वायर करने के लिए हम पूरा पाकिस्तान एक्वायर कर लें, बट हम अब पाकिस्तान को अपना छोटा सा भी एक रीजन देंगे नहीं। तो ये उन्होंने दूसरी बात रखी। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर पार्लियामेंट को ये, अगर अपने कोई पार्ट किसी को देना है और वो दे सकती है, अगर वो देना चाहती है, तो उन्हें आर्टिकल 13C और आर्टिकल 3 को उन्हें अमेंड करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट की पावर उन्हें आर्टिकल 368 देता है पार्लियामेंट को, तो उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट को उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो 13C को अमेंड कर पाएंगे। तो आर्टिकल 368 के थ्रू वो अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 13C और आर्टिकल 3 को। तो यहाँ तक अब बच्चों आपको क्लियर होगी बात। अब इसके आगे जब गवर्नमेंट को ये सब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई, तो गवर्नमेंट को पता चला कि हमें आर्टिकल 368 में चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 के थ्रू हमें आर्टिकल 13C प्लस आर्टिकल 3 को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ये नेहरू नून एग्रीमेंट का हमारी बात बन पाएगी। तो उसी के 1960 में गवर्नमेंट एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई, जो कि कहा जाता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। वो उसको लेके आई, उन्होंने जो हमारी वो थी, जो आर्टिकल्स थे उनको अमेंड करा और फाइनली नेहरू नून एग्रीमेंट में जो चीज़ें थी वो पॉसिबल हो पाई। बट अल्टीमेटली वो हमारे पास ही आया, क्योंकि 1971 वॉर हो गई। 97 वॉर में जो पाकिस्तान था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो बदल के वो एक नया नेशन बन गया जिसका नाम बांग्लादेश करा गया, और जो हमारा बेरूबारी रीजन था वो हमारे पास वापस आ गया। तो यही पूरा इस केस का क्रक्स है। और जो ये इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस इमेज में आपको ये सारा क्रक्स ऊपर से नीचे तक, जजमेंट, इम्प्लीकेशन, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो इसे जूम इन करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।